Hi, this is Neha and I welcome you all to this class जिसमें आज हम बात करने वाले हैं the topic which we have taken from class 11 psychology chapter number 1 what is psychology और टॉपिक का हमारा नाम है psychology and other disciplines. So let me quickly write the title of this topic. जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में यूज होती है. हम अपनी डेली लाइफ में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हमारी सोशल एक्टिविटीज हो, इमोशनल आउटबर्स्ट हो, इमोशनल रिफ्लेक्शन हो, कोई भी मार्केटिंग का वर्क हो, कोई क्रिमिनल से हमें डील करना हो, किसी बच्चे के साथ हमको टैकल करना हो, एजुकेशन में हम यूज कर रहे हो, कुछ भी दिन भर में हम किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, साइकोलॉजी का यूज उसमें होता ही होता है. आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी उन डिसिप्लिन से कनेक्टेड है. अगर आपने इससे पहले ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का वीडियो देखा है जो कि हमने अपनी प्लेलिस्ट में पहले ही अपडेट किया हुआ है, तो आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वहां से बहुत अच्छे से हो चुकी होगी. अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस को हम सारे वीडियोस में कवर कर रहे हैं. और आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. उसका रीजन ये है कि मैं आपको एनसीईआरटी से प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए वीडियो काफी लेंदी हो जाता है. तो कोशिश यही रहेगी कि इसको 2 पार्ट में हम स्प्लिट कर लेंगे जिससे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे. ये मेरा हमेशा प्राइमरी मोटिव रहता है कि मैं आपको समझा अच्छे से पाऊँ, क्योंकि तभी कुछ फायदा है हमारे पढ़ने का. तो हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी का यूज हम अपनी हर एक प्रोफेशन में हर एक जगह पर यूज करते हैं. तो डिफरेंट डिसिप्लिन से कैसे ये जुड़ा हुआ है, कैसे ये यूजफुल है, इसको चलिए समझते हैं. बिना देर करे आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि इसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, जो कि है पेज नंबर 15 पर, उससे हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या ये हमसे कहना चाहते हैं. Any discipline which deals with people would definitely recognize the relevance of knowledge of psychology. ऐसा कोई भी डिसिप्लिन जहां पर हमें सोशल वर्ड से कनेक्ट होना पड़ता है, या फिर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसी फील्ड जहां पे लोग जुड़े होते हैं. जैसे मार्केटिंग को आप ले लीजिए, मार्केटिंग में लोग जुड़े हुए होते हैं. अगर आप मेडिकल की फील्ड में चले जाएं, वहां लोग जुड़े होते हैं. कोई रेयर ही ऐसा डिसिप्लिन है जहां पे हम ह्यूमन से नहीं कनेक्टेड हैं, राइट. तो इसी वजह से हर एक उसमें हमें साइकोलॉजी को कनेक्ट करना होता है. Similarly, psychologists also acknowledge the relevance of other disciplines in understanding human behavior. जब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो दूसरे डिसिप्लिन्स का रेलेवेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको अपनी साइकोलॉजी में यूज करते हैं. दिस ट्रेंड हैज लेड टू द एमर्जेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. यही वजह है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसका मतलब ये हो गया कि हम जिस फील्ड में हैं उसमें किसी दूसरी फील्ड को इन्वॉल्व करके एक नई फील्ड इमर्ज कर देना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एजुकेशन की फील्ड में हूँ, हमारी एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, जबकि हम ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक सेपरेट फील्ड है, राइट. एजुकेशन एक सेपरेट फील्ड है, लेकिन ये दोनों मिलके एजुकेशन की फील्ड को बेटर बना रही हैं. और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक नई टर्म निकल कर आ रही है जिसकी वजह से चीज़ें बच्चों के लिए आसान हो रही हैं. पहले बच्चे बुक से पढ़ा करते थे, बुक में पिक्चर दिखती थी, पर आज वही पिक्चर्स उनको स्क्रीन पर दिखती हैं, वो भी मोशन के साथ 3D में, राइट, वीडियो की हेल्प से. तो क्या है ये? एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक नई फील्ड इमर्ज हुई है. तो यही कहलाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें 2 फील्ड्स मिलकर दोनों ही फील्ड का बेटरमेंट कर रही होती हैं और कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हो रहा होता है. रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज have felt the significance of psychology as a discipline. ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें ये समझा गया है कि साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमारे काम आ सकती है, तो उसका यूज किया जा रहा है. फिगर 1.1 क्लियरली शोज द रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स. जो पिक्चर है मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ये जो पिक्चर है इसमें देखिए किस तरीके से साइकोलॉजी डिफरेंट फील्ड से जुड़ी हुई है. ऑल्दो ये पिक्चर आपको एक ओवरव्यू देती है, पर डिटेल में हम तब समझेंगे जब हम एक एक करके टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट. तो हम क्या बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम इस इमेज को देख सकते हैं. इन स्टडिंग ब्रेन एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी शेयर्स इट्स नॉलेज विद न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड कंप्यूटर साइंस. जब हम किसी भी पर्सन के ब्रेन और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं तो साइकोलॉजी इन सब चीज़ों से कनेक्ट होती है. इन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रोथ डेवलपमेंट, इस सेंस में जब हम पढ़ते हैं, in a socio-cultural context, psychology shares its knowledge with anthropology, sociology, social work, political science, economics, right? In studying mental activities involved in creation of literary text, music and drama, psychology shares its knowledge with literature, art and music.
कहने का मतलब ये है कि जिस भी फील्ड में हम ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उससे जुड़ी हुई सब फील्ड्स में साइकोलॉजी कनेक्ट होती है और हेल्प भी करती है। सम ऑफ द मेजर डिसिप्लिन्स लिंक्ड आर लिस्टेड बिलो। इन्हें हम पढ़ते हैं कि करके। पहले आते हैं फिलॉसफी की तरफ। तो फिलॉसफी तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी फिलॉसफी से ही अलग हुई है। फिलॉसफी को साइकोलॉजी का फादर या मदर के रेफरेंस भी दिया जाता है, क्योंकि फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी अलग हुई है। Until the end of the 19th century, certain concerns that are now part of contemporary psychology, like what is the nature of the mind or how do humans come to know their motivations and emotions, were the concerns of philosopher. 19th century तक जो लोगों का कंसर्न था, जब साइकोलॉजी ठीक से अलग नहीं हो पाई थी फिलॉसफी से, तो साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता था? माइंड क्या है, लोगों के इमोशंस क्या हैं। वैसे भी मैंने आपको पहले ये बात बताई है, फिलॉसफी is more about what, whereas psychology is more about why something happens is an interest of psychologist. And what is that? what वाली जो condition होती है वो किस में आती है? philosophy में आती है। Wundt, in the later part of the 19th century, Wundt and other psychologists adopted an experimental approach to these questions and contemporary psychology emerged. जब वुंड ने, विलियम वुंड जिनका नाम है, उन्होंने लेप्जिग जर्मनी में साइकोलॉजी की प्रॉपर लैब स्टैब्लिश करी, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए, तब साइकोलॉजी को कहा गया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी की हेल्प से उन सारी बातों के क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दिया गया। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज माइंड, द क्वेश्चन वाज माइंड वर्क्स एंड हाउ डज इट वर्क। इसकी फंक्शनिंग पर, इसके वर्किंग पर फोकस किया गया। Despite the emergence of psychology as a science, it greatly draws from philosophy, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, particularly with respect to methods of knowing and various domains of human nature। क्योंकि फिलॉसफी से साइकोलॉजी अलग तो हुई है, बट उसके रूट्स तो फिलॉसफी में ही हैं। तो जब भी फिलॉसफी को अंडरस्टैंड किया जाता है या साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाता है, तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती हैं, राइट? जैसे कि हम अपने रूट से कभी अलग नहीं हो सकते, फैमिली से अलग नहीं हो सकते, उसी तरीके से फिलॉसफी और साइकोलॉजी हमेशा से इंटरकनेक्टेड थी और रहेंगी। ऑलराइट, तो ये एक बड़ा डिसिप्लिन है जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, जिसमें साइकोलॉजी की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, और साइकोलॉजी में भी फिलॉसफी के पॉइंट्स को या थ्योरीज को अंडरस्टैंड करके लिया जाता है। बात करते हैं अब मेडिसिन की। मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है, यानी मेडिकल की जो फील्ड है, वहाँ पे साइकोलॉजी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बुक पर तो हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि किस तरीके से मेडिसिन की फील्ड में साइकोलॉजी का यूज़ होता है। आप जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर में साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते होंगे, हो सकता है कोई साइकियाट्रिस्ट भी बनना चाहता हो, और वो इस वजह से साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजी साइकियाट्री में भी एक सब्जेक्ट होता है, प्रॉपर डिटेल सब्जेक्ट होता है, राइट? तो आप जब इस, जो मैंने अभी बोला कि आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप मेडिसिन की फील्ड में जाएंगे, मेडिकल की फील्ड में जाएंगे, और जब आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो साइकोलॉजी का यूज़ करेंगे। देखिए, जब हम अपने डॉक्टर से बात करते हैं, हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो आधे ठीक हो जाते हैं हम उनके बातचीत करने के तरीके से, फिर वो हमको मेडिसिन भी देते हैं। उनकी कही हुई एक एक बात हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर वो हमारे रिपोर्ट देख के जैसा फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जैसे रिएक्शन दे रहे हैं, उससे हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट को देख के, जिसको जो हमें लग रहा था कि बहुत सीरियस है, मे बी हम उसको थोड़ा स्टडी करके चले जाते हैं, तो हमें लग रहा था कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत सीरियस है, पर डॉक्टर ने उस पर बोला कि हाँ ये इतना तो है, बॉर्डर लाइन है, बट दैट्स ओके, इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है इसमें। अगर हम जिसको समझ रहे थे कि ये बॉर्डर लाइन पर है, तो ये शायद इशू है, हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर ने जब कहा तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम ये चीज़ें साइकोलॉजिकली वर्क करती हैं कि डॉक्टर का हमसे प्यार से पोलाइटली बात करना, हमें कंसोल करना, हमें अच्छे से ट्रीट करना, हमारे लिए मेडिसिन का ही काम कर जाता है। तो मेडिकल की फील्ड में ये तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, मेडिकल की फील्ड बहुत बड़ी है और साइकोलॉजी बहुत तरीके से रोल प्ले करती है। थेरेपी की फॉर्म में, थेरेपीज कहाँ होती हैं, साइकोलॉजी का पार्ट है, और उन्हें कौन यूज़ करते हैं? डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अपनी मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो कुछ चीज़ों को हम बुक से भी अंडरस्टैंड करेंगे। आइए क्विकली मेरे साथ पेज नंबर 16 पर आ जाइए, जिसमें हम मेडिसिन वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक से। डॉक्टर्स हैव रियलाइज्ड दैट द मैक्सिमम हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड। एक हमारी जो बॉडी है
उस पर हमारे एक हेल्दी माइंड का बहुत इम्पैक्ट आता है। हमारे इम्यून सिस्टम को हमारा माइंड डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और अपग्रेड भी कर सकता है। इज एक्चुअली ट्रू। अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नाउ एम्प्लॉय साइकोलॉजिस्ट। हॉस्पिटल्स में जो है वो साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, थेरेपीज के लिए, टॉक थेरेपी के लिए। The role of psychologist in preventing people from engaging in health hazardous behavior and in adhering to the prescribed doctor's regimen are some of the important areas where the two disciplines have come together. Psychologists जो होते हैं वो आपको मेडिसिन तो नहीं देते, लेकिन वो आपके उस साइकोलॉजिकल पार्ट पर वर्क करते हैं जहाँ से चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, आप आधे ठीक हो जाते हैं। बिना मेडिसिन के भी बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं। While treating patients suffering from cancer, AIDS, and the physically challenged, or handling patients in the intensive care unit and patients during post-operative care, doctors have also felt the need for psychological counseling. मेडिसिन तो अपनी जगह पे डेफिनेटली वर्क करती हैं, लेकिन उन मेडिसिन के साथ साथ साइकोलॉजिकल वे में भी पेशेंट को ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है, और उसी के लिए हमारे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। A successful doctor looks at the psychological as well as physical well-being of the patient। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली एग्जाम्पल भी दिया था इस टॉपिक में कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर हमसे प्यार से बात करते हैं तो आधे हम वहीं ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें कई ब्रांचेस को एक साथ मेंशन कर दिया गया है आपकी बुक में, दैट इज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें जो है वो हमारे सोशल साइंस की हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट द इकोनॉमी पार्ट, फाइनेंशियल पार्ट, राइट। और वहाँ पे हमें जो हमारे सोशल वर्ल्ड में जो लोग होते हैं, दुनिया में जो लोग होते हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। तो साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स से किस तरह से जुड़ी है कि ह्यूमंस का सेविंग नेचर क्या है, किस तरीके का एक्सपेंडिचर है, क्या उनका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है, उसी के हिसाब से तो लोग खर्च करेंगे। मार्केट में उसी प्रोडक्ट को लाया जाता है जिसकी सेल होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। हम एक ऐसी जगह पर जाकर, एक ऐसे एरिया में जाकर, मान लीजिए स्लम एरियाज में जाकर बहुत महंगे, बहुत हैवी प्रोडक्ट सेल कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ के लोगों के एक्सपेंडिचर, उनकी सेविंग का जो रेशियो है वो बहुत अलग है, या ये कहिए कि वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। उनके फाइनेंसिस को समझते हुए ही तो हमें डिसीजन लेने होंगे, वहीं तो हम मार्केटिंग कर पाएंगे, वहीं तो हम वो चीज़ प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये बात यहाँ से क्लियर होती है कि इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है अगर हमें मार्केट में ग्रो करना है। तो इकोनॉमिक, उसी से भी पूरी इकोनॉमी भी सेटअप होती है। तो ये एक फील्ड हो गई। दूसरी हमने बात करी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज नथिंग विदाउट साइकोलॉजी। एक ये पॉलिटिकल साइंस और दूसरा क्रिमिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस तो सारा खेल ही साइकोलॉजी का है। आप देखिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को टैकल करते हैं। वो किस बेसिस पे करते हैं? लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर। अगर हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हमें कितना पसंद कर रहा है, हमें कितना अप्रिशिएट कर रहा है उन चीज़ों के लिए, तभी हम आगे उसके लिए कुछ कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस तो इज एवरीथिंग अबाउट, आई वुड से मोर एंड मोर अबाउट साइकोलॉजी, क्योंकि हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, किस तरीके से हमारे माइंड को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। और ये इतना ईज़ी नहीं होता है कि किसी के माइंड को आप अपनी तरफ कन्वर्ट कर पाएँ। तो साइकोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। और अब हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी की, जो कि आपके में मेंशन भी है सोशियोलॉजी की फॉर्म में। सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द सोशल वर्ल्ड। दुनिया में हम बहुत सारे एक्शंस ऐसे परफॉर्म करते हैं जिनको हमें सोशल वर्ल्ड में रह के करना होता है। जैसे कि अपने नेबर्स के संग डील करना, किसी शॉपकीपर के संग डील करना, डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल करना, तो सब कुछ सोशल वर्ल्ड में रहते हुए ही करते हैं। तो सोशल साइंस इज अ बिग थिंग, और वहाँ होने वाले हर एक एक्शन रिएक्शन पर साइकोलॉजी का अपना इम्पैक्ट आता है। तो चलिए बुक में भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में। एज सिस्टर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, these three have drawn considerably from psychology and have enriched it as well। तीनों का ही अपना एक रोल है। Psychology has contributed a great deal to the study of micro-level economic behavior, particularly in understanding consumer behavior, saving behavior and in decision making। ये हम बात कर रहे हैं अभी इकोनॉमिक्स की तरफ कि किस तरीके से लोगों का जैसा सेविंग बिहेवियर होगा उसी हिसाब से आप इकोनॉमी की तरफ वर्क कर पाएंगे।
Americans economists have used data on consumer sentiments to predict economic growth. These scholars who have, sorry, three scholars who have worked on such problems have received the Nobel Prize in economics, namely H. Simon, D. Kelemen, and T. Schelling. Like economics, political science too draws considerably from psychology. Political science भी बहुत है ज़्यादा important है, particularly in understanding issues related to exercise of power and authority, nature of political conflicts and their resolution, and voting behavior. वोटिंग के टाइम पर तो आप देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो आपको कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब तभी हो पाता है वो साइकोलॉजी का यूज़ करके. एंड इट्स नॉट द नेगेटिव पार्ट, मे बी इट हैज़ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट एज वेल, राइट. Sociology and psychology come together to explain and understand the behavior of individuals within different socio-cultural contexts, issues related to socialization, group and collective behavior, and intergroup conflicts gained from both these disciplines. Social psychology तो अपने आप में बड़ी फील्ड है ही. ग्रुप्स के बीच में कैसे बिहेव करना है, आप अपने वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करेंगे, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, सबको आप साइकोलॉजी की हेल्प से करते हैं. पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं तभी उनको बेटर बना पाते हैं. आप अपने सिबलिंग्स के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो ये सब कुछ साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ सोशल वर्ल्ड में होता है. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ कंप्यूटर साइंस. और अब हम यही टॉपिक बस लास्ट लेंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट 4 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको, जिससे थोड़ा वीडियो भी लेंथ में रहेगा और आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में. कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको अभी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके भी समझाया था कि कैसे एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी के यूज़ से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों की फील्ड बेटर हो गई और नई टर्म भी निकल कर आई है जिसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं. अब ये जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंसेज है, ना केवल एजुकेशन में बल्कि बहुत सारी और फील्ड्स में यूज़ हो रही हैं. तो क्यों ना हम कंप्यूटर साइंस को साइकोलॉजी से ही कनेक्ट कर दें. अगर हम कंप्यूटर साइंस को साइकोलॉजी से कनेक्ट करने जा रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सामने आती है जिसको हम कहते हैं, सो सॉरी जस्ट अ मिनट, हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई का नाम देते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी जानते हैं कि क्या होता है. इट इज़ एन आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. जब आप यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपने नोटिस किया है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है उसी के बेस्ड पर आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आप कुकिंग के वीडियोस ज़्यादा सर्च करते हैं तो आपके पास सजेशंस उसी के आने लगते हैं. अगर आप फाइनेंस के वीडियोस ज़्यादा देखते हैं तो वही आने लगते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी का ही कॉम्बिनेशन है. उन्हीं दोनों का ये प्रोडक्ट है. जैसे मैंने अभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी समझाया था, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इन दोनों सब्जेक्ट्स का, दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो इस तरीके से ये एक तो एग्जाम्पल है ही जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे हम चीज़ों को जब सर्च करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है. और बाकी हम बुक से पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में और क्या चीज़ें हैं जो निकल कर आती हैं. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द एफर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़ बीन इन मिमिकिंग द ह्यूमन माइंड. होता था ना ऐसा. अगर हम रोबोट की भी बात करते हैं, रोबोट एग्जैक्टली क्या करता है, इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वन कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ हाउ अ कंप्यूटर इज स्ट्रक्चर्ड. कंप्यूटर की तो शुरुआत ही ह्यूमन को मिमिक करने से हुई है. जिस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर भी कैलकुलेशन कर देता है. हाँ, एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है. इट्स मेमोरी ऑर्गेनाइज सिक्वेंशियल एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जिस तरीके से हम हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो बहुत सारी साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग? साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक साथ कई चीज़ों को करना, और वो कंप्यूटर भी कर लेता है. अगर हम कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कई चीज़ एक साथ हैंडल हो जाती हैं. और सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक करना, एक एक करके किसी काम को करना, वो भी कंप्यूटर कर लेता है. चीज़ों को मेमोराइज करना हम भी कर लेते हैं और कंप्यूटर भी कर लेता है. तो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन का को मिमिक कर रहा है और यही से उसकी बिगिनिंग भी हुई है. Computer scientists and engineers are seeking to make computers not only more and more intelligent but also machines which can sense and feel. ऐसी machines को भी create किया जा रहा है जिसका एक example रोबोट है, जो न केवल चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है बल्कि उनको सेंस भी कर सकता है. Developments in both these disciplines have brought about significant advancement in the field of cognitive sciences. एक नई फील्ड यहाँ से निकलती है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. कॉग्निटिव साइकोलॉजी टर्म जो है वो आप पहले भी वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में, वहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं.
तो आज के इस वीडियो में हमने साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स में 4 टर्म्स को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 4 टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे टू मेक द वीडियो इंटरेस्टिंग विथ फुल ऑफ एग्जांपल्स, प्लेंटी ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। एंड आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। इफ यू हैव लाइक्ड इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ऑल्सो प्लीज वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि उसमें भी मैं आपको आगे की सब चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.